बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नौशीन है। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैंने कॉलेज तक पढ़ाई की। घर के हालात कुछ अच्छे न थे। हम 3 बहनें थीं। 2 मुझसे बड़ी थीं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। पर हम गरीबों के ख्वाब बस ख्वाब ही होते हैं। अब्बा एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे और अब रिटायर हो चुके थे। उनकी पेंशन से घर का गुजर बसर होता था। अम्मा और हम मिलकर सिलाई कढ़ाई करती। बहनों की शादी की उम्र थी, पर गरीब के घर कौन रिश्ता करता है। जो भी रिश्ता आता जहेज की एक लंबी लिस्ट साथ लाता। अब्बा अम्मा हमारी वजह से बहुत परेशान थे। मैं गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और शाम को अम्मा और बहनों के साथ मिलकर सिलाई का काम करती। घर अब पहले से अच्छा चलने लगा था। अब कभी हमें खाने की परेशानी न रही। पर अम्मा की परेशानी बरकरार थी। 3 बहनें, ऊपर से जहेज। लोग मुंह खोल कर मांगते थे। अब्बा ने कई बार समझाया कि मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं हैं, जब होनी हुई शादी हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन अब्बा के एक दोस्त बड़ी बहन के लिए रिश्ता ले आए। लड़का शादीशुदा था, पर बेटे की पैदाइश के वक्त उसकी बीवी चल बसी थी। खाते पीते घर के लोग थे। जहेज भी नहीं चाहिए था। बस उन्हें एक अच्छी और नेक लड़की चाहिए थी जो उनका घर संभाल सके। अब्बा ने सोचने के लिए वक्त मांगा। जब अम्मा को पता चला, वो किसी सोच में गुम हो गईं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। करीम चचा कैसा रिश्ता लेकर आए। मेरी बड़ी बहन मुतमईन थी। मैंने पूछा कि तुम्हें अफसोस दुख कुछ नहीं हुआ। उसने जो बात कही, मेरा दिल चीर गई। कहती कि गरीब बेटियों के नसीब भी गरीब होते हैं। कौन सा किसी शहजादे ने बयाने आना जो ख्वाब देखते हैं। आखिर सोच विचार के बाद सादगी के साथ मेरी बड़ी बहन रिमशा की शादी वक़ार से कर दी गई। रिमशा ने जाते ही सबके दिल जीत लिए और पूरा घर संभाल लिया। पर उसकी सास हर वक्त नाक में दम रखती। बड़ी बहन रिमशा की शादी को 6 माह गुजरे तो उसके ससुराल वालों ने मेरी दूसरी बहन सोनिया का भी रिश्ता मांग लिया। मेरी अम्मा हमेशा मुझे छुपा कर ही रखती थीं। बड़ी बहन की शादी पर भी कोई अरमान पूरा ना कर सकी और दूसरी बहन की शादी पर भी अम्मा ने सबके सामने आने से मना कर दिया। हम तीनों बहनें थीं तो खूबसूरत, पर मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। जो देखता मुझे देखता ही रह जाता। मेरी वजह से कई बार बड़ी बहनों के रिश्तों में रुकावट भी आई थी। अल्लाह अल्लाह करके दूसरी बहन सोनिया की शादी रिमशा आपी के देवर नदीम से कर दी गई और अम्मा अब्बा ने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। मैं स्कूल जाना जारी रखा। मुझे स्कूल जाते 2 साल बीत गए थे। प्राइवेट स्कूल वाले काम ज्यादा लेते थे और तनख्वाह कम देते थे। कई बार दिल किया कि नौकरी छोड़ दूं, पर मजबूरी। अब घर में फाके हो रहे थे। जो जमा पूंजी थी वो दोनों बहनों की शादियों में खर्च हो गई। अब मैं स्कूल के साथ साथ शाम में बच्चों को ट्यूशन देने लगी। साथ साथ सिलाई करती। अम्मा की अब उम्र हो गई थी। अब जल्दी थक जाती थी। अब्बा अम्मा को अब बस मेरी फिक्र खाए जा रही थी। अब्बा की लाडली थी। अब्बा अम्मा से कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, बस आप लोगों के साथ रहना है। और अगर आप लोगों की जिद है तो घर जमाई रख लें। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा मुझे डांट देती और अब्बा हंस देते। मैं दोबारा से पढ़ाई जारी रखने का सोच रही थी। अब्बा से ख्वाहिश जाहिर की तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। पर अम्मा ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। एक कॉलेज बहुत दूर था, आने जाने का मसला था। ऊपर से अम्मा तो ज्यादा मेरी तरफ देखती भी नहीं कि कहीं अम्मा की ही नजर न लग जाए। पर उन्हें डर रहता था। हर बार कहती थीं कि प्यारी चीजें हो या इंसान, उनको जल्दी नजर लग जाती है। इसीलिए पर्दा किया करो, मुंह उठाकर बाहर मत निकला करो। हर रोज ये बातें बताना भूलती नहीं थी। हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़कर फूंकती रहती थी। एक दिन करीम चाचा घर आए। मुझे डर था कि कहीं फिर किसी न किसी का रिश्ता न ले आए हों। पर उन्होंने बताया कि जहां वो काम करते हैं, वो साहब और मैडम बहुत अच्छे हैं। उन्हें अपने बच्चों के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो नौशी बेटा को वहां भेज दिया करें और अच्छी खासी फीस भी आ जाएगी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। इतने पैसे तो मेरी 3 माह की तनख्वाह से भी इकट्ठे ना होते। पहले अम्मा गुस्सा करती रहीं, फिर अब्बा ने इजाजत दे दी। वो करीम चचा को मना नहीं कर सकते थे और करीम चचा भी वही ड्राइवर का काम करते थे। वही मुझे रोज लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी ली, जिस पर अम्मा भी राजी हो गईं। कुछ दिनों के बाद मैं वहां जाना शुरू किया। वाकई वो लोग बहुत अच्छे थे। डिफेंस में उनका बहुत खूबसूरत घर था, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के जैसा।
पर फिर खुद को ही कोसने लगी। समरीन बाजी के 2 बच्चे थे जो पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। स्कूल से हर रोज कंप्लेन आती। उन्होंने कई टीचर्स बदले, पर बच्चे ज्यादा देर किसी को टिकने ही ना देते। सब उनकी शरारतों से तंग आकर खुद ही नौकरी छोड़ जाते। मेरे साथ उन बच्चों ने अभी तक कुछ न किया था, पर फिर भी मुझे अलर्ट रहने को कहा गया। अगले दिन जब मैं चचा करीम के साथ बाजी समरीन के घर गई, तो वहां अली और जोया बाजी, समरीन के बच्चे, उनके सब दोस्त आए हुए थे। बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुझे खतरे का अलार्म मिला। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि किसी ने मरी हुई छिपकली लाकर मेरे पांव पर फेंक दी। मैं वहां से उठकर जगह बदल ली और पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। वो बजाय मुझे सुनने के पीछे देख रहे थे और हंस रहे थे। इतने में सांप मेरे कंधों पर डाल दिया। ये इतनी अचानक हुआ कि सारे घर में मेरी चीखें बुलंद हुईं। पर उस दिन शायद समरीन बाजी कहीं गई हुई थी, तभी उन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था। मेरा दिल कांप रहा था, पर शुक्र कि वो नकली सांप था। मेरा दिल किया कि उन सब को 2-2 लगा दूं। मैं जैसे ही गुस्से से बोली, सब सहम कर रफू चक्कर हो गए और मैं सर पकड़ कर बैठ गई। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि किसी ने आटे से भरा थैला लाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। मैं जो पहले ही रो देने को थी, आंसू तवातुर से बहने लगे। मैं एक कार्टून बन गई थी। तभी बच्चों के साथ मुझे किसी और के भी हंसने की आवाज आई। मेरा पारा हाई हुआ और आगे बढ़कर एक थप्पड़ उस हंसने वाले को रसीद किया, जिससे सब चुप हो गए और वो फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगा। वो कौन था, कहां से आया था? मैं इससे पहले आज तक उसको पिछले 1 माह से कभी भी ना देखा था। और वहां से चल दी। जब घर पहुंची, शुक्र के अम्मा अब्बा कहीं गए हुए थे, वरना मेरे हुलिये के बारे में 1000 सवालात करते। फिर मैं 2 दिन वहां गई नहीं। तबीयत की खराबी का बहाना बनाया, पर आखिर कितने दिन बहाने बनाती। आखिर तीसरे दिन मैं करीम चचा के साथ रवाना हो गई। समरीन बाजी को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो शर्मिंदा थीं, पर उनकी अगली बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। उन्होंने बताया कि जिसको मैंने थप्पड़ मारा था वो समरीन का कजन था। उस शाम वो उनसे मिलने के लिए आया था। अचानक उसे किसी बात का इल्म नहीं था। बस तुम्हें इस हाल में देख लिया तो वो खुद भी बच्चों के साथ हंसने लगा। उसे इल्म नहीं था कि तुम इस मजाक को इतना सीरियस ले लोगी। मैंने समरीन बाजी से मुआफी मांगी। उन्होंने कहा कि अब अहमर आए तो खुद ही उससे मुआफी मांग लेना। मैं कई रोज इंतजार करती रही, पर वो ना आया। एक दिन जोया और अली को पढ़ा रही थी कि वहां अहमर आ गया। मेरा दिल घबरा रहा था कि मैं कैसे सॉरी बोलूंगी। अगर उसने आगे से मुझे थप्पड़ मार दिया तो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे सोचे बिना ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरे खड़े होने से पहले ही अहमर एक नजर मुझ पर डालकर आगे बढ़ गया और दोबारा वो नजर ना आया। मैं इंतजार करती रही और आखिर करीम चचा के साथ वापस घर को रवाना हो गई। अगले दिन समरीन बाजी ने मुझे खड़े खड़े जॉब से फारिग कर दिया। मुझे अब जॉब पर आने की जरूरत नहीं। मैं कई बार उनसे सवाल किया, पर उन्होंने कहा कि अब जरूरत नहीं। हालांकि अब तो बच्चों ने भी मुझसे दोस्ती कर ली थी। अचानक ख्याल आया कि कहीं अहमर वाले थप्पड़ को लेकर बाजी मुझे निकाल रही हैं। आखिर को उनका कजन है। इस बारे में भी उनसे मुआफी मांगी, पर उन्होंने पैसे हाथ पर रखे और मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर कर दिया। उनका रवैया कुछ अजीब सा था। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। कितनी देर ही दरवाजे को देखती रही। अपनी तजलील पर सारे रस्ते आंसू बहाती रही। करीम चचा ने कई बार पूछा तो मैं टाल गई। उनको मैं क्या बताती? बड़े घरों में रहने वाले लोगों के दिल कितने छोटे होते हैं। घर जाकर अम्मा अब्बा को सब कुछ सच सच बता दिया। अब्बा खामोश हो गए और अम्मा ने दिल की भड़ास भी निकाल दी। साथ अब्बा को भी सुना दी कि क्या जरूरत थी जवान बेटी को यूं किसी के घर नौकरी करने की। मैं तो ट्यूशन देने जाती थी। पर अम्मा को कौन चुप करवाता? वो तो शायद मुझे नौकरानी ही बना देती। अब्बा ने मुझे अपने कमरे में जाने का कहा। अगले दिन करीम चचा से अब्बा ने पूछा, पर उनके इल्म में भी कोई बात न थी। मेरे दिन अब यूं ही गुजर रहे थे। अपनी तजलील रह रह कर याद आती थी। स्कूल में भी अब दिल न लगता। कई बार स्कूल प्रिंसिपल ने वार्न किया और एक दिन उसने भी मुझे गुस्से से स्कूल से फारिग कर दिया। तब वजह पता ना चली। फिर कुछ ही दिन के बाद उसी प्रिंसिपल का शौहर हमारे घर आया। अब्बा के पास बैठा रहा। ना जाने अब्बा से क्या कहा कि अब्बा बहुत गुस्से में थे। फौरन उनको घर से जाने का कह दिया। अम्मा को बताया अब्बा ने। वो अपनी बीवी से खुश नहीं है। नोशी से शादी करना चाहता है। मेरा दिल दहल गया
और अम्मा अपनी भड़ास निकालने लगी। बूढ़ा कहीं का, कब्र में टांगे, चला मेरी बेटी से शादी करने। जरा शर्म नहीं आई? उसकी बेटी की उम्र की है मेरी बेटी। कीड़े पड़े ऐसे नामुराद को, कब्र भी नसीब ना हो। अम्मा न जाने क्या कुछ बोलती रहीं। मैं कमरे का दरवाजा बंद करके खूब रोती रही। बड़ी आपी ने ठीक ही कहा था कि हम गरीब लड़कियों के नसीब भी हमारे ही तरह गरीब होते हैं। पूरे 2 हफ्ते एक सोगवारी में गुजर गए, पर अल्लाह अपने बंदों की सुनता है। एक दिन करीम चचा के साथ कोई 50-60 साल की औरत हमारे घर आ गई। करीम चचा उनको अच्छे से जानते थे। करीम चचा का बेटा उनके घर सिक्योरिटी गार्ड था। बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था। वो खातून जिनका नाम कुलसूम था। उन्होंने कहा कि हमारे घर सब कुछ है, जहेज हम लेते नहीं, बस आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका बेटा अच्छी जगह जॉब करता था, अच्छा कमाता था। वो खातून पहले अच्छे से बात करती रही, पर जैसे ही अम्मा मुझे लेकर आई, उस औरत की जबान को ताला लग गया। बड़ी मुश्किल से बोल रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो खुश नहीं है। फिर ख्याल आया कि अगर खुश ना होती तो यहां आती ही क्यों। अम्मा तो फौरन हाँ कर देने को थी, पर अब्बा ने उनसे सोचने का वक्त मांगा। 15 दिन बीत गए। आखिर अब्बा ने हाँ कर दी और मेरे लड़का देखे बिना ही मेरी शादी तय हो गई। मेरी बहनें सब बहुत खुश थीं, मेरी किस्मत पर रश्क कर रही थीं। लड़का भी बहुत प्यारा था, पर मैं उसको देख नहीं सकी थी। ना ही कोई सहेली थी कि जिसको कहती कि मुझे भी तस्वीर दिखा दे या उसका नाम ही बता दे। मैं अपनी शर्मो हया में ही रही। और फिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। जुमे के दिन सब खानदान वालों की मौजूदगी में सादगी से मेरा निकाह कर दिया गया। सब मेरा चेहरा देखना चाहते थे, पर अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया कि मेरी बेटी को नजर लग जाएगी। मैं उस दिन बला की हसीन लग रही थी। मुझे रूप भी टूट कर चढ़ा था। मुझे खबर ही ना हुई कि कब बारात आई, कब निकाह हुआ और रुखसती का वक्त आन पहुंचा और मैं पिया संग उसके घर आ गई। मैं अभी तक अपने शौहर को नहीं देखा था। हिम्मत ही नहीं हुई थी सर उठाकर देख लेती। मुझे मेरी सास कमरे में बिठाकर खुद चली गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया, मेरा घूंघट उठाया और मुझे सलाम कहा। और जो आवाज मुझे सुनाई दी वो मैं हजारों में भी पहचान सकती थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही अहमर था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, सुना था दुल्हन बहुत शर्मीली है, पर यहां तो शर्म का नामो निशान तक नहीं। क्या करें, आखिर मैं हूं ही इतना खूबसूरत। मुझे जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वक्त थम सा गया था। मुझे लगा कि कहीं एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए तो मुझसे शादी नहीं की। इन्हीं सोचों में थी कि जब एक चीख सुनाई दी। वो मेरी सास की आवाज थी। अहमर जल्दी से बाहर भागा। मेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी। अहमर आधी रात को उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मैं सारी रात इंतजार करती रही, पर अहमद घर ना लौटा। सुबह से दोपहर हो गई। मेरे घर वाले आए, पर अहमर और उसकी ममा की कोई खबर न थी। अम्मा अब्बा से मिली, उनसे झूठ बोला। अहमर अभी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले हैं। मैं अपने अम्मी और अब्बा को परेशान नहीं देखना चाहती थी। वो कुछ देर बैठे मुझसे बातें करते रहे और फिर चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर के बाद अहमर की गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई। वो अपनी वालिदा को सहारा देकर ला रहे थे। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए या यहीं खड़े रहना चाहिए। अहमर ने एक नजर मुझे देखा और अपनी ममा को कमरे में ले गया और वहीं बैठ गया। अहमर उठने लगा तो उसकी ममा ने कहा कि वो यहीं रुक जाए, मेरी टांग और कमर में तकलीफ हो रही है। और उस दिन भी अहमर वहीं बैठे बैठे सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अहमर आया ही नहीं था। मुझे यकीन हो चला कि जरूर मुझसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने मुझसे शादी की है। मेरा दिल अब बुरा सा हुआ। मैं कितनी ही देर बेआवाज रोती रही और फिर फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। वहां कोई भी ना था। मुलाजमा ने बताया कि अहमद साहब बड़ी बेगम के साथ डॉक्टर की तरफ गए हैं। उनकी टांग और कमर पर चोट आई है, जिससे उनका दर्द खत्म नहीं हुआ है। मैंने नाश्ता किया और घर देखने लगी। मेरे लिए सब कुछ अजीब था। न वलीमा हुआ, न घर कोई मेहमान। शादी भी सादगी से हुई। कोई भी अरमान पूरा ना हो सका और अहमर से भी अभी तक बात ना हो सकी। मौका ही नहीं मिल रहा था मैं उनसे गलत फहमी की मुआफी मांग सकूं। मेरी सास घर आ गई थी। मैंने दिलो जान लगाकर उनकी देखभाल की। उनकी एक आवाज पर दौड़ी चली जाती। उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय अब मजीद खराब हो रही थी।
एक दिन शाम के वक्त समरीन बाजी आईं। मैंने सलाम किया, पर वो जवाब दिए बगैर मेरी सास के कमरे में चली गईं और फिर काफ़ी देर के बाद वो कमरे से निकलीं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुझे घूरती हुई वो चली गईं और मुझे उस दिन भी उनके ऐसे रवैये की समझ ही ना आई। मेरी अभी तक अहमद से कोई भी बात ना हुई थी। मैं हर रोज़ तैयार होकर उनका इंतज़ार करती और उनके आने से पहले ही सो जाती। सुबह देखती तो वो तैयार होकर जॉब पर जा चुके होते। मुझे याद नहीं रहा कि मैं कब हंसी थी। मुझे यहाँ रहना अब मुहाल लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन शाम में अहमद जल्दी घर आ गए, पर वो मुझे नजरअंदाज करते हुए सीधा अपनी ममा के कमरे में चले गए। पता नहीं उन्होंने क्या कहा कि अहमद ने आते ही मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैं अकड़ वाली हूं, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। अहमद की मां का ख्याल नहीं रखती। पता नहीं वो क्या क्या कुछ कह रहा था और मैं बिना कसूर के जमीन में गढ़ती चली जा रही थी। और उस दिन के बाद अहमद मुझसे कतराने लगा। मैंने अहमद को मनाने का सोचा। काफी दिनों से मेरे साथ अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। चूंकि मैं बहुत हसीन थी और मेरी शादी को 1 माह हो गया था, मैं हमेशा बहुत दिल से तैयार होती थी, लेकिन अपने शौहर के आने से पहले ही मुझे नींद आ जाती थी और जब मैं सोकर उठती तो मेरे पैरों पर एक काली बदबूदार चीज लगी होती। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मैं तैयार हुई और फिर अपना नाक ढककर लेट गई और सोने का बहाना किया। उस दिन मुझे नींद भी ना आई और जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके साथ तो समरीन बाजी थी। वहां मेरा शौहर नहीं, बल्कि मेरी सास थी और वो मेरे पांव पर वो गंदगी लगा रही थी और दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकल गईं। मैं कितनी ही देर शॉक्ड बैठी रही। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों। और समरीन बाजी, वो इस वक्त यहां क्या कर रही थी? मैं अहमद का इंतजार करने लगी, पर वो उस रात क्या, अगला पूरा हफ्ता घर से गुम रहा। मुलाजिमा से पूछा तो उसने बताया कि साहब 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद गए हैं। मैं मुलाजिमा से अहमद का नंबर लेने का सोचा। मुझे हर हाल में उनसे बात करनी थी। अपना और उसका रिश्ता बचाना था। पर मुलाजिमा क्या सोचेगी? इरादा तर्क कर दिया और अपनी सास के कमरे की जानिब चल दी। वो बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराई और बैठने का कहा। वो अहमद के सामने बीमार होने का नाटक करती, पर रात मेरी आंखों से सारे पर्दे हट गए थे। मैं मसनूई मुस्कुराहट के साथ झूठ बोलकर मोबाइल लिया कि मुझे अपने घर कॉल करनी है। मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। पहले उन्होंने हैरान होकर देखा, फिर मोबाइल दे दिया और बोली कि यहीं बैठकर बात कर लो। मुझे उनके शातिरपन का अंदाजा रात ही हो गया था। मैं अपना नंबर ऑफ करके आई थी। जल्दी से मोबाइल से अहमद का नंबर लिया और अपने नंबर पर सेंड कर दिया। उनको यही लगा कि मैं नंबर मिला रही हूं, पर कॉल नहीं उठा रहा कोई। मैं बार बार अपने ही नंबर पर कॉल कर रही थी और बेचैनी से टहल रही थी। मेरी सास की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैंने मोबाइल वापस दिया उनको और बताया कि अब्बा का नंबर ही बंद आ रहा है। अपने कमरे में आकर जल्दी से नंबर ऑन किया और शुक्र कि अहमद का नंबर अब मुझे मिल गया था। मेरी सांसें अभी भी चढ़ी हुई थीं। अहमद का नंबर सेव किया और रात मैंने बात करने का सोचा। वुजू करके नवाफिल अदा किए और अल्लाह से मदद मांगी। रात में अहमद को कॉल की, पर वो उठा नहीं रहा था। मैंने कितने ही मैसेजेस किए, पर कोई जवाब ना मिला। सारी रात इंतजार करती रही, पर कोई जवाब ना मिला। मुझे लगने लगा कि मेरा घर खराब होगा। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं सारी रात रोती रही। सुबह से शाम हो गई, पर अहमद की कोई खबर न मिली। मेरा दिल अब घबरा रहा था। अगर अहमद ने अपनी ममा को बता दिया कि मैं कॉल कर रही थी, तो पता नहीं मेरे साथ क्या करें। अभी मैं यही सोच रही थी जब मेरे नंबर पर अहमद की कॉल आने लगी। मेरे हाथ कपकपा रहे थे, दिल घबरा रहा था। डरते डरते कॉल रिसीव की। अहमद ने सलाम कहा। मैं सलाम का जवाब देकर बिना सोचे समझे उसे उसकी ममा की सारी साजिश सुना दी, जिस पर अहमद ने मुझे बकवास बंद रखने का कहा और फोन बंद कर दिया। मैं सारी रात रोती रही। कब सो गई खबर ही ना हुई। और फिर एक शौर पर मेरी आंख खुली। वहां अहमद के साथ साथ समरीन बाजी और मेरी सास भी मौजूद थे, जिनके हाथ में गंदगी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अहमद रात के 2 बजे ही घर आ जाएगा, और उसने रंगे हाथों दोनों को पकड़ लिया था। वो वहीं जमीन पर बैठ गया था। समरीन बार बार माथे से पसीना साफ कर रही थी।
जैसे ही मेरी सास अहमर की जानिब बढ़ी, अहमर ने जो कहा मेरे कानों ने गलत सुना। यह मुझे लगा कि वो अहमर की माँ नहीं बल्कि आपा थी। उस रात मुझे सब कुछ समझ आ गया था। समरीन बाजी की बहन अहमर को पसंद करती थी और अहमर ने मुझे चुना, जिसकी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया। मेरी सास सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, वो तो बदला ले रही थी अपनी बहन नायाब का, जिसका कोई कसूर नहीं था। उसको सजना संवरना अच्छा लगता। आपा के फ्योंसी को हमेशा से सजने संवरने वाली लड़कियां ही पसंद थीं, और मेरी सास उर्फ अहमर की आपा सांवली रंगत की औरत थी जो घरदारी में मसरूफ रहती। उसके मंगेतर ने उसको ठुकराकर अहमर की बड़ी बहन नायाब से शादी का इजहार किया, जिस पर उनकी शादी हो गई और बड़ी आपा कुलसूम की कभी भी शादी ना हो सकी। और अब वो मुझे भी मेरी खूबसूरती की वजह से कबूल नहीं कर रही थी। वो समरीन बाजी की बहन शाइस्ता, जो सांवली रंगत की लड़की थी, जिसको अहमर के लिए लाना चाहती थी, पर अहमर को मैं पसंद आ गई। वो मुझसे मोहब्बत करते थे। आपकी बहन ने जो किया वो बदला आप मुझसे और नौशीन से लेना चाहती थी। आप जानती थी कि मैं नौशीन से मोहब्बत करता हूं। मैं हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया, पर आज आपने वो मकाम गंवा दिया। अहमर ना जाने क्या कुछ कह रहा था। मैं तो अपनी जगह से ये सब जानकर उठ भी ना पाई। सुबह की अजान हो रही थी। अहमर ने मुझे बैग पैक करने का कहा। आपा कुलसूम ने बहुत मुआफ़ी मांगी और मेरे कहने पर अहमर ने उन्हें मुआफ भी कर दिया। आज 2 साल बीत चुके हैं। हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी अहमर मुझे हर रोज मारा गया पहला थप्पड़ याद करवाते हैं और मैं हंसती रहती हूँ। उस थप्पड़ की मुआफ़ी मैं आज तक नहीं मांग सकी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।